अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सी इंस्ट्रक्शंस को। हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हम बेसिकली दो जो बेसिक टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस और टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, इनको बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्रोग्राम क्या होता है? हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्रोग्राम्स बनाए थे। तो प्रोग्राम क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, बट क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। तो उसमें क्या मतलब कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं और उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेसिस पर प्रोग्राम का जो भी बिहेवियर होता है उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बेसिस पर होता है कि प्रोग्राम ने किस तरह से बिहेव करना है। हम इंस्ट्रक्शंस की मदद से ही प्रोग्राम में जो हम रिज़ल्ट चाह रहे होते हैं या जो हमने काम उस प्रोग्राम से कराना होता है वो हम जो हमने उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी है उन्हीं की मदद से हम प्रोग्राम से वो वाला काम परफॉर्म करवा रहे होते हैं। मतलब कि हमने जिस तरह लास्ट लेक्चर में बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए थे, तो उनमें हमने क्या कुछ जानते हुए या ना जानते हुए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल की थी ताकि जो हमारा इंटरनेट पर्पज़ है प्रोग्राम का वो हमको हासिल हो सके कि हम ये प्रोग्राम किस लिए लिख रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस को जो हमने अपने उन प्रोग्रामों को बनाते वक्त लिखी थी। तो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि प्रोग्राम क्या होता है। वो कुछ भी नहीं होता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और जो प्रोग्राम का बिहेवियर होता है उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड कर होता है जो हमने उसमें लिखी होती हैं। हम प्रोग्राम में क्या मुख्तलिफ़ इंस्ट्रक्शंस की मदद से जो हमने अपना गोल या जो पर्पज़ होता है प्रोग्राम का वो हम मुख्तलिफ़ इंस्ट्रक्शंस की मदद से जो प्रोग्राम में लिखी होती हैं उनके ज़रिए अचीव करते हैं। जिस तरह हमने अपने लास्ट लेक्चर में कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे जिनमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, जानते हुए या ना जानते हुए कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या काम कर रही हैं। तो हमने उनको क्यों लिखा था? ताकि हम जो इंटरनेट पर्पज़ है हमारे प्रोग्राम का हम वो हासिल कर सकें। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम जो इंस्ट्रक्शंस हमने अपने प्रोग्राम में लिखी थी उनको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं जो हम सी प्रोग्राम में लिखते हैं। बेसिकली जो सी प्रोग्राम होता है उसमें जस्ट 3 टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये क्यों इस्तेमाल होती हैं? ये इसलिए इस्तेमाल होती हैं ताकि हम क्या कर सकें, वेरिएबल्स की टाइप को डिक्लेयर कर सकें। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूँ। तो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? ये टाइप डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं वेरिएबल्स की जो हम अपने प्रोग्राम सी प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे होंगे। दूसरी कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं? अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम अपने प्रोग्राम में जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम अपने वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स में करते हैं अपने सी प्रोग्राम में, वो हम किस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कर रहे होते हैं? अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कर रहे होते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन में लिख लेता हूँ। तो उम्मीद है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस की भी आपको समझ आ गई होगी। जो तीसरी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? ये सीक्वेंस कंट्रोल करती हैं मुख्तलिफ़ इंस्ट्रक्शंस का हमारे सी प्रोग्राम में, जब उनकी एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस, मतलब कि कौन सी जो हमारी सी प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, मुख्तलिफ़ जो सी प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं उनके जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस होता है उसको कंट्रोल करती है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी इंस्ट्रक्शन बाद में एग्जीक्यूट होगी, कौन सी इंस्ट्रक्शन कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। तो इन जो एग्जीक्यूशन होता है सी इंस्ट्रक्शंस का, उसको जो सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए कौन इस्तेमाल करते हैं? हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल करते हैं। इसकी डेफिनेशन में मैं लिख के बता देता हूँ आपको। तो उम्मीद है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की भी आपको समझ आ गई होगी। तो हमने क्या डिफाइन किया, कितने टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे सी प्रोग्राम में। हमारे सी प्रोग्राम में जस्ट 3 टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, ये इस्तेमाल होती हैं वेरिएबल्स की टाइप को डिक्लेयर करने के लिए। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, जो हम अपने इंस्ट्रक्शंस में अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं वेरिएबल्स और
कॉन्स्टेंट्स के ऊपर, वो हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या कर रही होती हैं, जो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है इंस्ट्रक्शंस का हमारे प्रोग्राम में, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले परफॉर्म एग्जीक्यूट होगी, कौन सी इंस्ट्रक्शन बाद में एग्जीक्यूट होगी, उनके जो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अब जो हमारा बेसिक प्रोग्राम होता है उसमें जो हमने लास्ट पर लेक्चर में भी जो हमने प्रोग्राम बनाए थे उनमें भी हमने जस्ट 2 टाइप के इंस्ट्रक्शंस यूज़ की थी, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो अभी तक हमने कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं किया है। तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं, हम इन 2 इंस्ट्रक्शंस को, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जब हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हो तो कौन कौन से पॉइंट्स हमने अपने जहन में रखने हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के हवाले से, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के हवाले से जब हम उनको अपने प्रोग्राम में लिखने जा रहे हों। तो चलिए सबसे पहले हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के हवाले से बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन को मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा। पहले मैं एग्जांपल लिख लेता हूं और उसके बाद हम देख लेते हैं कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस से हमारी क्या मुराद है। तो ये कुछ मैंने टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। तो यहाँ से इन इंस्ट्रक्शंस को अगर आपने लास्ट लेक्चर में देखा तो उसमें भी आपको याद आ जाएंगी कि ये इंस्ट्रक्शंस हमने उधर भी इस्तेमाल की थी। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस ये हमने कहाँ पे इस्तेमाल की थी, जब हम मैन फंक्शन लिख रहे थे। तो मैन फंक्शन के बिल्कुल स्टार्ट में हमने लिखा था सपोज इंट मैन हमने लिखा था। तो उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने इंट a, b, c और रिटर्न 0। तो ये हमने क्या किया था, हमने अपने बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्ट में इनको इस्तेमाल किया था। ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं, ये वेरिएबल्स की टाइप डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उन वेरिएबल्स की टाइप को हम इनके ज़रिए डिक्लेयर करवाते हैं जिनको हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ करना होता है। तो उन वेरिएबल्स को हमने मस्ट टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू डिक्लेयर करवाना होता है जिनको हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ करना होता है। और इनको हम अपने मेन फंक्शन के बिल्कुल जो, जैसे कि हमने लास्ट प्रोग्राम बनाए थे, तो मेन फंक्शन के बिल्कुल स्टार्ट में हम क्या करते हैं, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। अब वेरिएबल्स की टाइप डिक्लेयर करने के लिए क्यों हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर आपने मेरे वो लेक्चर्स देखे हैं, जो वेरिएबल्स के जो रूल होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के, बेशक वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, बेशक वो रियल टाइप का वेरिएबल है, या वो करैक्टर टाइप का वेरिएबल है, इन तमाम के जो कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स हैं वो सेम है। वो क्या है, सेम है। जो कंस्ट्रक्शन के रूल हैं वो सेम है। तो अब कंपाइलर को किस तरह पता लगेगा, जो हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको किस तरह से पता लगेगा कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, जबकि तमाम वेरिएबल्स के जो कंस्ट्रक्शन के रूल हैं वो सेम है। तो इसके लिए वेरिएबल ने हमारे लिए कंपाइलर ने हमारे लिए लाजमी कर दिया है कि हम जौन से टाइप का वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे हों, जो भी वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे हों, उससे पहले हम टाइप डिक्लेयर करें, उससे पहले हम टाइप ज़रूर बताएं कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है। तो इस तरह से कंपाइलर को पता लग जाएगा कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, तो वो हमें कोई एरर नहीं देगा और हमारा जो कोड है, जो हमने सी प्रोग्राम लिखा है, उसको आसानी के साथ मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर लेगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस हमारे प्रोग्राम में क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि कंपाइलर को पता लग सके कि जो वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे हैं ये कौन से टाइप का वेरिएबल है। अब जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम मुख्तलिफ तरह से लिख सकते हैं अपने सी प्रोग्राम में। तो वो किस तरह से लिख सकते हैं, और अगर हम इनको कौन से तरीक़ों से हम इनको नहीं लिख सकते, अगर हम उनको उन तरीक़ों से लिखेंगे तो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस गलत हो जाएंगे और कंपाइलर हमको एरर दे देगा। उसके हवाले से हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हम उनमें लिख रहे हैं उनको जहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे ही हम उनको इनिशियलाइज भी कर दें। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम इंट i इज़ इक्वल टू 10 और j इज़ इक्वल टू 25, फ्लोट a इज़ इक्वल टू 1.5,
b इज इक्वल टू 1.99 मल्टीप्लाई बाय 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.44। तो ये दोनों जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस हैं ये बिल्कुल सही हैं। हमने क्या किया है, हमने पहले वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर किया है कि ये जो आई वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और यहाँ पर ही हमने उसको क्या कर दिया, 10 वैल्यू असाइन कर दिया। अब जो जे वेरिएबल है बिल्कुल सेम हमने जे वेरिएबल के साथ भी किया है कि जे वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर किया है। हमने कंपाइलर को बताया है कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और उसके बाद 25 वैल्यू जो इंटीजर कांस्टेंट है हमने जे वेरिएबल को असाइन कर दिया, और 10 जो कांस्टेंट है हमने आई वेरिएबल को असाइन कर दिया। इसी तरह हमने नीचे क्या किया, हमने ए जोन सा है वो फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कराया। हमने कंपाइलर को बताया ए फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, और इसमें 1.5 जो कांस्टेंट रियल कांस्टेंट है हमने वो ए 1.5 वेरिएबल में सेव करवा दिया है। इसी तरह हमने बी वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है। हमने कंपाइलर को बताया कि ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, और हमने कंपाइलर से आगे कहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट आएगा वो बी वेरिएबल में सेव करवा दो। इसको मैं अगर आपको एग्जांपल की मदद से, जो अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स देखे हैं तो हमने क्या कहा था कि हर जो वेरिएबल होता है उसको मेमोरी में एक लोकेशन असाइन होती है, और ये जो यहाँ पे आई लिखा गया है ये क्या है, ये वेरिएबल नेम है। ये क्या है, ये वेरिएबल नेम है। इसको सपोज कर लें मेमोरी में ये जगह मिली है, तो इस मेमोरी में क्या है, जब हम 10 इसको ये इंटीजर कांस्टेंट है तो ये 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये क्या है, ये वेरिएबल नेम है। तो मुख्तलिफ़ टाइम में जो वेरिएबल्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि ये वेरी करते हैं। जबकि कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो अपनी वैल्यूज़ को चेंज, अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि वो एट ए टाइम एक ही रहेंगे। दे कैन नॉट, दे डज नॉट चेंज। तो वो क्या है कि वो उनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं कि ये कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट की आपको मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी। तो अब आपको वेरिएबल्स के टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के हवाले से भी समझ आ गई कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जहाँ पे हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज डिक्लेयर करवा रहे हैं वहाँ पे हमने वेरिएबल को क्या कर दिया, इनिशियलाइज भी करा दिया, उनको वैल्यू भी असाइन कर दी। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते साथ ही हमने उनको क्या कर दी, वैल्यू असाइन कर दी। अब जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली वो ये है कि जो ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करा रहे होते हैं और इनिशियलाइज करवा रहे होते हैं, सम टाइम वो जो ऑर्डर होता है वेरिएबल्स का टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में, सम टाइम वो मैटर करता है, सम टाइम वो मैटर नहीं करता है। आप उसकी एग्जांपल्स देख लें कब मैटर करता है और कब मैटर नहीं करता है। अब देखें, इंट हमने लिखा, इंट आई इज़ इक्वल टू 10 और जे इज़ इक्वल टू 25। अब ये बिल्कुल इज़ सेम एज, इसको अगर हम इस तरह लिखें, इंट j इज़ इक्वल टू 25 और i इज़ इक्वल टू 10, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बिल्कुल ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हम कंपाइलर को, बेशक कंपाइलर हमने के टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के थ्रू पहले i को डिक्लेयर करा के इनिशियलाइज़ करवा लें या j को पहले डिक्लेयर करा के इनिशियलाइज़ करवा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब देखें जहाँ पे एरर आएगा, एरर कहाँ पे आएगा, अगर हमने इस तरह कर दिया, सपोज कर लें, मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि फ्लोट a इज़ इक्वल टू 1.5, b इज़ इक्वल टू a प्लस 3.1। अब यहाँ पे चीज़ एक समझने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है a, इसको हमने डिक्लेयर करवा दिया, कंपाइलर को पता लग गया कि ये a फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, और इसमें हमने रियल कांस्टेंट 1.5 सेव करवा दिया। आगे हमने क्या, कंपाइलर को बता दिया कि ये बी वेरिएबल है, ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो कंपाइलर को पता लग गया ये बी फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, और हमने इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या किया, बी वेरिएबल में सेव करा दिया। मतलब क्या किया कि 1.5, कंपाइलर को पता है ए फ्लोट टाइप का वेरिएबल है और इसमें 1.5 सेव है, और हमने क्या किया कि हमने कंपाइलर को कहा कि इसमें 3.1 ऐड करो, 3.1 1.5 में ऐड करके जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा उसको बी वेरिएबल में सेव करवा दो। अब गलती कहाँ पे होती है, गलती यहाँ पे होती है कि मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ कि मैं कहता हूँ फ्लोट b इज़ इक्वल टू a प्लस 3.1 कॉमा a इज़ इक्वल टू 1.5। ये हमारे पास, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है ये आपको क्लियर कट पता लग रहा है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमने कहा
कंपाइलर को कि जो बी है वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो कंपाइलर को समझ आएगी कि बी जो है फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, इसको हमने डिक्लेयर करवाया। अब जब कंपाइलर आगे चलेगा तो कंपाइलर देखेगा ए को, तो उसको क्या समझ नहीं आएगी, क्योंकि ए वेरिएबल का उसको हम बताया कहीं पे नहीं है कि ए वेरिएबल कौन से टाइप का वेरिएबल है। तो कंपाइलर हमको क्या कर देगा, क्योंकि हम ए वेरिएबल को पहले उससे अर्थमेटिक ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं और बाद में हम उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा रहे हैं, तो कंपाइलर क्या दे देगा, हमको एरर दे देगा। वो कहेगा पहले मुझको बताओ कि ये ए कौन से टाइप का वेरिएबल है, उसके बाद मैं इसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूँगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जिन भी वेरिएबल्स को आपने अपने सी प्रोग्राम में यूज़ करना होता है उनको पहले अपने जो सा है डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद उनको यूज़ करना होता है। तो कंपाइलर हमको क्या कहेगा कि इसका एरर दे देगा, क्योंकि ए को हम बाद में डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज करा रहे हैं और पहले हम उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उम्मीद है इस बात की आपको समझ आ गई होगी कि जो सीक्वेंस होता है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में वेरिएबल के डिक्लेयर करने का और इनिशियलाइज करने का, वो सम टाइम इंपॉर्टेंट होता है, सम टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कर लें हमने लिखा इंट ए वेरिएबल बी सी और डी, और हमने लिखा a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू 10। अब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्यों करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने कहा कि हमने कंपाइलर को कहा कि ये जो ए बी सी और डी हैं ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, इनको हमने डिक्लेयर करवा दिया। तो कंपाइलर को पता लग गया कि ए बी सी और डी कौन से हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो मेमोरी में जगह दे देगा, मेमोरी में उनको ए बी सी और डी चार वेरिएबल्स को चार मुख्तलिफ लोकेशंस जो से है मेमोरी में दे देगा, मतलब ए बी सी और डी। अब क्योंकि पता लग गया ना कि ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, अब हमने क्या कहा कि जी उसको कहा कंपाइलर को अगले इंस्ट्रक्शंस में हमने क्या कहा अपने सी प्रोग्राम में कि जो 10 वैल्यू है वो सी को जो लोकेशन असाइन हुई है उसमें 10 वैल्यू सेव करा, जो 10 कांस्टेंट है उसको सेव करवा दो। फिर हमने कहा जो सी में वैल्यू है, सी में क्या है 10 है, वो बी की जो लोकेशन मिली हुई है मेमोरी में उसमें जो सी में वैल्यू है वो बी में सेव करवा दो। तो बी में भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब सी में भी 10 कांस्टेंट सेव हो गया, बी में भी 10 कांस्टेंट सेव हो गया। और बी में हम जो वैल्यू है वो कह रहे हैं कि वो ए वेरिएबल को जो लोकेशन मिली है उसमें सेव करवा दो, तो वो ए में भी 10 सेव करवा देगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर अब हम इसी स्टेटमेंट को इस तरह लिखते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम क्या लिखते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिखते हैं कि ए इंट ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू डी इज़ इक्वल टू 10। तो अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी स्टेटमेंट क्या हुई है, ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई है। जी स्टेटमेंट क्यों गलत हो गई है, हमने कहा जी कि ए, कंपाइलर को हमने बताया कि ए वेरिएबल जो सा है वो इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमने ए वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया ए। कंपाइलर को ये तो पता लग गया कि ए जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, लेकिन जब वो बी पे जाएगा, बी सी और डी पे, उसको कोई पता नहीं लगेगा कि ये कौन से टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो कंपाइलर हमको क्या दे देगा, हमको कह देगा कि यार ये बी सी और डी कौन से टाइप के वेरिएबल्स हैं, इनको पहले डिक्लेयर तो करो, फिर इनको जो सा वैल्यू आप जो सा भी वैल्यू असाइन करना चाहते हो वो इनको असाइन करो। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस में जो सीक्वेंस होता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का वो सम टाइम इंपॉर्टेंट होता है, सम टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो वेरिएबल्स को हमने पहले डिफ़ाइन लाजमी करना है, कोई भी उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमने उनको डिफ़ाइन लाजमी करना है कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, ताकि कंपाइलर को पता लग सके कि ये इस टाइप का वेरिएबल है और इसके साथ मैंने इस तरह से डील करना है। तो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के हवाले से इतना ही। अब हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को भी हम पहले एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। पहले मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ कि ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और इनके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के हवाले से। तो ये मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखी हैं, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। उसके बाद हमने क्या लिखी है, एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखी है। ये क्या है, ये एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। अब पहले हम इस इंस्ट्रक्शन के जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं कि ये किस तरह से लिखी गई है। इसमें
जो एक वेरिएबल का अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में जो एक वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल नेम है, ये लेफ़्ट साइड पे होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इक्वल टू का। तो लेफ़्ट साइड पे एक ही वेरिएबल का नेम होगा, वेरिएबल नेम होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे हमेशा सी प्रोग्रामिंग में एक ही वेरिएबल का नाम होगा, जो कि यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया था। और इसके जो लेफ़्ट साइड पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि ये एक वेरिएबल नेम्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल नेम्स, ये तमाम वेरिएबल नेम हैं और ये कुछ कांस्टेंट हैं। तो ये क्या है, यहाँ तक आप समझ लें कि क्या है कि जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होती है उसके लेफ़्ट साइड पर एक ही वेरिएबल का नाम होता है, और जो असाइनमेंट होता है ऑपरेटर होता है उसके जो राइट साइड होती है उसके में बहुत सारे वेरिएबल्स के नाम होंगे और कॉन्स्टेंट्स होंगे। अब ये जो वेरिएबल्स के नाम हैं, ये जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स के नाम हैं और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ किस के थ्रू कनेक्ट हुए हुए हैं, वो आपको नज़र आ रहा है। वो कनेक्ट हुए हुए हैं एक दूसरे के साथ। ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। तो आप देख सकते हैं कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होती है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ये होती है कि इसके जो लेफ़्ट साइड होती है असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ़्ट साइड पे एक ही वेरिएबल का नाम होता है, इसकी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड के ऊपर बहुत सारे वेरिएबल नेम्स होते हैं और बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ज़रिए। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, इस स्टेटमेंट को मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। ये तो अर्थमेटिक स्टेटमेंट लिखी है, इसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला जो यहाँ पे हमने कुछ यूज़ किया वो क्या है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस और प्लस। ये क्या है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो ये जो चीज़ें हमारी इस अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में यूज़ हुई है उनको हमें यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। इसके अलावा इक्वल टू क्या हो गया, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। उसके बाद 2, 5, 3200, ये क्या हो गए, ये हमारे इंटीजर कांस्टेंट्स हो गए। 3.2, 0.0056, ये हमारे क्या हो गए, रियल कांस्टेंट्स हो गए। ऐड हमारा क्या हो गया, ये इंटीजर कांस्टेंट हो गया हमारा, सॉरी इंटीजर वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट क्या है सॉरी, ये ऐड वेरिएबल नेम है तो ये इंटीजर वेरिएबल है। और इसी तरह हमारे जो कोट, डेटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये हमारे क्या हो गए, ये रियल वेरिएबल्स हो गए। उम्मीद है आपको अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की आपको समझ आ गई होगी कि क्या होती है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिन तमाम चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इसमें क्या होता है, ये दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में लेफ़्ट हैंड साइड पर एक वेरिएबल का नाम होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें दरमियान में यूज़ होता है, और उस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट हैंड साइड पर हमेशा एक ही वेरिएबल का नाम आपको नज़र आएगा, और इसकी जो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर बहुत से वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और इसके अलावा जो भी ऑपरेटर्स आप यूज़ करेंगे उनके ज़रिए वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में। अब ये जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट, इस चीज़ को आपने ध्यान में रख लेना है। जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में जो राइट हैंड साइड पर यूज़ हुए होते हैं, इनको हम कंबाइन करके क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स। इनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स। और ये जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इस तरह के जो और उनको हम क्या कहते हैं, और जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स। जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के राइट हैंड साइड पर, जिनको हम ऑपरेंड्स भी कहते हैं, उनके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ज़रिए परफॉर्म हो रहा होता है, और उनका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए जो लेफ़्ट हैंड साइड पर वेरिएबल होता है उसको वो रिज़ल्ट असाइन हो रहा होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब जो अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स होती हैं, अब हम उनको देख लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितनी टाइप्स हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस की। अब टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस।
टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कितनी हैं? 3 टाइप्स की अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो है वो है इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होती है? जिसमें तमाम जो ऑपरेंड्स होते हैं मतलब वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट यूज़ हो रहे होते हैं इस टाइप की स्टेटमेंट में वो तमाम क्या होते हैं? इंटीजर टाइप के होते हैं। क्योंकि इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट है, जितने भी इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहे होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर टाइप के होंगे। इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। तो ये आप इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इसमें तमाम ये दोनों जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये क्या हैं? इंटीजर मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि इनमें जो भी इंटीजर्स और जो इनमें जो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, जो ऑपरेंड्स यूज़ हो रहे हैं वो इंटीजर टाइप के हैं। दूसरी टाइप कौन सी होती है? दूसरी टाइप अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस की होती है रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। ये नाम से पता लग रहा है कि इसमें जितने भी जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स यूज़ होंगे जिनको हम ऑपरेंड्स भी कहते हैं वो कौन से टाइप के होंगे? वो रियल टाइप के होंगे। इसकी भी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल हम इसकी भी लिख लेते हैं। इसमें जितने भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स यूज़ होंगे वो क्या होंगे? रियल टाइप के होंगे। तो रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स की भी आपको समझ आ गई और इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स की भी आपको समझ आ गई। तीसरी टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी टाइप है मिक्स मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। इनमें जो ऑपरेंड्स होंगे, ऑपरेंड्स जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट होंगे इन स्टेटमेंट में, अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स में, वो क्या होंगे? वो दोनों क्या हो सकते हैं? वो इंटीजर टाइप के भी हो सकते हैं और वो रियल टाइप के भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें, मतलब कि उसमें दोनों आ जाएंगे। रियल टाइप के भी इंटीजर्स और कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट हो सकते हैं और रियल टाइप के भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ मैंने फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं, ये मैं कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये सारी स्टेटमेंट में तो सारे के सारे जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट, वो क्या हैं? वो फ्लोट टाइप के हैं। लेकिन हम जब AVG वेरिएबल है, ये भी फ्लोट टाइप का है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? A प्लस B प्लस C प्लस नम, तो ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं डिवाइडेड बाय 4 और ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। तो ये क्या है? ये मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट है। तो उम्मीद है आपको मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट, इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट और रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स की आपको समझ आ गई होगी कि वो कौन कौन सी होती हैं। अब इन इंस्ट्रक्शंस को देख के तो आपको लग तो रहा है कि ये बहुत सिंपल है, इनको इस्तेमाल करना है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सिंपल टू यूज़ हैं, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं जब हम इनको लिख रहे होते हैं। तो अब हम इनकी क्लोजर लुक इनमें देख लेते हैं, इनको करीब से देख लेते हैं कि अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ों को हमने ध्यान रखना है। जब हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को लिख रहे होते हैं तो उनको हम नोट कर लेंगे कि हमने किन किन चीज़ों का अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स में ध्यान रखना है। अब जो मैं पॉइंट वाइज वो आपको बता देता हूँ जिन जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, जो भी आप अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखने जा रहे हैं, वो सिर्फ सी प्रोग्रामिंग में अलाउ करती है कि उसकी लेफ़्ट हैंड साइड पर एक ही वेरिएबल का नाम होगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के नाम को वो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में अलाउ नहीं करती है लेफ़्ट हैंड साइड पर। इस एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ।
इसकी एग्जांपल ये है कि z इज़ इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1। ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप कहेंगे k मल्टीप्लाई बाय l इज़ इक्वल टू z, तो ये अर्थमेटिक स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि C ने हमें अलाउ किया है कि सिर्फ आप लेफ़्ट हैंड साइड पर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के लेफ़्ट हैंड साइड पर आपसे असाइन जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर उसके अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के मिड में होता है। इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड पर एक ही वेरिएबल का नाम हो सकता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का नाम नहीं हो सकता है। उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा मैं बता देता हूँ कि जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में जो पहला रूल, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन को लिखने का जो पहला रूल है वो ये है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है जो मिड में आया हुआ है उसके लेफ़्ट हैंड साइड पर एक ही वन वेरिएबल नेम होगा, वन से ज़्यादा वेरिएबल नेम अलाउ नहीं करेगी। सी में जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी उसके जो लेफ़्ट हैंड साइड पर असाइनमेंट ऑपरेटर के एक ही वेरिएबल का नाम होगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल का नाम सी प्रोग्रामिंग में अलाउ नहीं है। इसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ओके है, जबकि ये जो स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड है असाइनमेंट ऑपरेटर के उस पर लेफ़्ट हैंड साइड पर मल्टीपल हमने यूज़ कर दिए हैं वेरिएबल्स, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई है, गलत हो गई है। तो उम्मीद है इस पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे। अब बी पॉइंट हम देख लेते हैं। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सी में जो डिवीजन ऑपरेटर होता है उसके अलावा एक मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर भी दिया गया है जो कि क्या रिटर्न करता है, रिटर्न करता है हमको रिमाइंडर। जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं वन इंटीजर को अदर के साथ, एक इंटीजर को सपोज हम दूसरे इंटीजर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो जब डिवाइड का साइन लगाएंगे, फॉर एग्जांपल के तौर पर जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन इसकी जगह अगर हम 10 मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, 10 इसको मॉड्यूलर कहते हैं, परसेंटेज का निशान डाल के 2 करेंगे, तो ये हमें रिज़ल्ट क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये रिमाइंडर हमें देता है, मतलब कि 10 2 5 10, तो ये जो रिमाइंडर हमारे पास आया है 0, ये हमें मॉड्यूलर ऑपरेटर के ज़रिए मिलता है, इस ऑपरेटर के ज़रिए। तो इस चीज़ का ये एक और मॉड्यूलर ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर डिवीजन आप यूज़ कर रहे होंगे डिवीजन का ऑपरेटर तो आपको 5 रिज़ल्ट रिटर्न होगा, लेकिन अगर आप मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे होंगे तो आपको 0 रिटर्न होगा। अब जो मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है उसको हम फ्लोटिंग वैल्यूज़ के ऊपर, जो रियल टाइप की वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। आपने जब भी यूज़ करना है इसको आपने इंटीजर कॉन्स्टेंट्स या इंटीजर वेरिएबल्स के साथ यूज़ करना है। इसको आपने मॉड्यूलर ऑपरेटर को आपने कभी भी इंटीजर के अलावा ये किसी के साथ, ये सिर्फ इंटीजर वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ डील करता है। इसके अलावा ये किसी वेरिएबल, मतलब इसके अलावा ये किसी फ्लोटिंग, अगर रियल वेरिएबल्स के साथ आप इसको रियल वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ ये मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर काम नहीं करता है, ये नहीं आप इसको इस्तेमाल कर सकते। तो उम्मीद है इन दो चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी कि मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है। जैसे कि डिवीजन ऑपरेटर हमें 5 रिटर्न करेगा अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, वो हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। और इसको आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वेरिएबल्स के साथ इंटीजर वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। रियल वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जो अगला पॉइंट है इसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिवीजन मॉड्यूलर ऑपरेटर के हवाले से। जो न्यूमिनेटर में जो भी साइन लगा होगा ये हमें मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर वही साइन रिटर्न करेगा। जो न्यूमिनेटर में वैल्यू होगी, जो उसके साथ निशान लगा होगा, वो बेशक पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा, अगर नेगेटिव का है तो नेगेटिव रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल आप इसकी देख लें कि हमने -5 मॉड्यूलर 2 किया, तो -5 मॉड्यूलर 2 2 4 हो गया, तो -1, तो इसने हमें जो निशान न्यूमिनेटर के साथ होगा वही रिटर्न करेगा, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास -1 आएगा। सपोज़ कर लें अगर आप ऐसे करते हो कि 5 मॉड्यूलर -2, तो ये रिज़ल्ट हमें 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि न्यूमिनेटर के साथ पॉजिटिव का निशान है। -2 2 -4 1, तो इसने क्या हमें रिज़ल्ट रिटर्न किया है, पॉजिटिव रिज़ल्ट। तो जो भी न्यूमिनेटर के साथ जो निशान होगा मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर
वही निशान हमें पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा, अगर नेगेटिव का है तो नेगेटिव रिटर्न करेगा। तो मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर के हवाले से भी आपको बताना था, ज़रूरी था। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के हवाले से अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को हम डिस्कस कर रहे थे, तो पहला पॉइंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उसके जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होती है उसके लेफ़्ट हैंड साइड पर सी प्रोग्रामिंग में एक ही वेरिएबल नेम अलाउड है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर के हवाले से भी एक्सप्लेन कर दिया कि वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर किसके साथ काम करता है, इंटीजर वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ। इसको आप रियल वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ कि ये जो निशान न्यूमिनेटर के साथ लगा होता है वो ही हमें रिज़ल्ट में रिटर्न करता है। अगर न्यूमिनेटर के साथ नेगेटिव का निशान होगा तो नेगेटिव रिटर्न करेगा, अगर पॉजिटिव का निशान होगा तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। अब हम अपने अगले पॉइंट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के हवाले से अगले पॉइंट पे चले जाते हैं, सी पॉइंट में। अब जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती है वो उसको हम यूज़ करते हैं करैक्टर कांस्टेंट्स की, जो करैक्टर वेरिएबल्स होते हैं करैक्टर कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को हम उसमें सेव कराने के लिए भी यूज़ करते हैं करैक्टर वेरिएबल्स में। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हमने लगाई CHAR A, B, एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। A इज़ इक्वल टू F हो गया, B इज़ इक्वल टू G हो गया, और D इज़ इक्वल टू प्लस हो गया। अब ये करैक्टर कांस्टेंट्स को करैक्टर वेरिएबल्स में सेव करने के लिए भी हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करते हैं। करैक्टर कांस्टेंट्स की जो वैल्यूज़ होती हैं करैक्टर कांस्टेंट्स की, उनकी को भी हम करैक्टर वेरिएबल्स में सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज कर लें, अब हम क्या करेंगे, an arithmetic instruction is at times used for storing character constants in character variables। अब सपोज कर लें, अब ASCII वैल्यूज़ जो ASCII वैल्यूज़ होती हैं कैरेक्टर्स की वो स्टोर हुई होती हैं वेरिएबल्स में। जब हम इस तरह करेंगे तो जो ASCII वैल्यूज़ होंगी इनकी वो स्टोर हुई होंगी इन वेरिएबल्स में। ये जो हमने करैक्टर टाइप के वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए हैं, इनकी ये जो करैक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनकी ASCII वैल्यूज़, इनकी कौन सी ASCII वैल्यूज़ वो सेव हुई हैं इन करैक्टर, ये जो वेरिएबल्स हैं इनमें। इस चीज़ का क्या, ये अब जी की एक ASCII वैल्यू होगी वो सेव हुई है इस B वेरिएबल में जो कि एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल है। इसी तरह प्लस एक स्पेशल सिंबल है, इसकी जो ASCII वैल्यू होगी वो सेव हो जाएगी इस D वेरिएबल में जो कि करैक्टर टाइप का वेरिएबल है। अब हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस ही यूज़ हुई है क्योंकि इसमें असाइनमेंट का ऑपरेटर लगा है, और जो F जो क्या है करैक्टर कांस्टेंट है, इसकी जो ASCII वैल्यू है उसने चेक किया है, इस अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ने क्या किया है उसको A वेरिएबल में सेव करवा दिया है। इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है, इसमें जो G की जो ASCII वैल्यू होगी उसने क्या किया है असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए B वेरिएबल में जो कि करैक्टर वेरिएबल है उसमें सेव करा दिए। इसी तरह स्पेशल सिंबल है प्लस का, इसकी जो ASCII वैल्यू है वो क्या हुई है, ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लगी है क्योंकि असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज़ हुआ है, उसकी जो ASCII वैल्यू है वो D वेरिएबल जो कि करैक्टर टाइप का वेरिएबल है उसमें सेव हो गई है। ये मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जो ASCII वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, ASCII वैल्यूज़ जो ASCII कोड्स हैं जो करैक्टर्स के जो ASCII कोड्स हैं, सपोज कर लें जिस तरह ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो ASCII कोड है F, क्यों मैंने बताया कि आपको मशीन सिर्फ क्या समझ सकती है, मशीन सिर्फ समझती है 0 और 1 को। तो जो F का ASCII कोड है वो 0 1 0 0 0 1 1 0, और जो G का ASCII कोड है वो क्या है 0 1 1 2 3 1 1। ये F का ASCII कोड है और ये G का ASCII कोड है 0 और 1। जो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है, इनका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है ASCII कोड्स का, उनको हम कहते हैं ASCII वैल्यूज़। सपोज कर लें इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है F का वो क्या है 70 है। जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 70 है, और G का क्या है 71 है। तो ये क्या है, ये ASCII कोड्स हैं, और ये क्या हैं, ये ASCII वैल्यूज़ हैं। उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। इनको आप डेसिमल में तो आप सिंपल से कन्वर्ट कर सकते हो, इनको डेसिमल में बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना आपके लिए मसला नहीं होगा। ये सिंपल सा मैथ लगता है इनके ऊपर, और आप इनको क्या कर लोगे, आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे। इसको आप चेक भी कर सकते हो, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके तो ये 70 आएगा, और इसको आप जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 71 आएगा।
तो आस्की वैल्यूज़ क्या होती हैं, आस्की कोड का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है वो आस्की वैल्यूज़ होती हैं और वो ही सेव हुई होती हैं इन करैक्टर वेरिएबल्स में। एफ़ की आस्की वैल्यू सेव हुई होगी 70 और बी की आस्की वैल्यू क्या सेव हुई होगी, जो भी वैल्यू होगी एफ़ की और जी की बी वेरिएबल में 71 सेव हुई होगी। मतलब कि अगर मेमोरी में चाहे हम तो जो ए करैक्टर वेरिएबल है हमने ऊपर उसको डिक्लेयर कर दिया है, तो सपोज़ कर लें ये मेमोरी मिल गई ए को, तो ए को हम क्या असाइन कर रहे हैं, नीचे एफ़ असाइन कर रहे हैं। ए इज़ इक्वल टू एफ़ करैक्टर कांस्टेंट है, करैक्टर कांस्टेंट की आस्की कोड क्या है, ये आस्की कोड है और इसकी आस्की वैल्यू क्या बनती है, आस्की वैल्यू जो डेसिमल इक्वल 70 बनता है, तो यहाँ पे 70 सेव हुआ होगा। इसी तरह जो बी वेरिएबल है सपोज़ कर लें उसको ये मेमोरी में जगह मिली है, जब हमने उसको डिक्लेयर किया है तो उसमें हम क्या असाइन कर रहे हैं, जी कांस्टेंट की वैल्यू जी सेव कराना चाह रहे हैं, तो जी का आस्की वैल्यू सेव होगी जो कि 71 होगी। अब यहाँ से इस चीज़ की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो आस्की अब हम डी पॉइंट को डिस्कस इसी के ऊपर इसी की बेसिस के ऊपर, ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट की बेसिस के ऊपर हम डी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट ये कह रहा है कि जब, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि करैक्टर जो वेरिएबल्स हैं उनमें इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ आस्की वैल्यूज सेव हुई हैं, तो इनके ऊपर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इंटीजर फ्लोट, तो इसका मतलब है कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो हम इंटीजर्स के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं, फ्लोट्स के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं और करैक्टर्स के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। पीछे हमने एग्जांपल्स देखी हैं इंटीजर्स और फ्लोट्स की, तो करैक्टर के ऊपर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक्स कॉमा वाई, अब इंट जेड, तो ये क्या हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और ये मैंने क्या किया है ये करैक्टर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब मैंने क्या कहा है, एक्स इज़ इक्वल टू ए, वाई इज़ इक्वल टू बी, तो ये हमने क्या किए। और अगली लाइन में हमने क्या किया कि जेड जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसमें क्या कर दो, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करो इन दो के ऊपर, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए जेड जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसको असाइन कर दो। जिसका मतलब क्या है, जो मेमोरी में सपोज़ कर लें ये मेमोरी लोकेशन है, तो इसमें एक्स को ये जगह मिली है और वाई को ये जगह मिली है इस वेरिएबल नेम को, तो इसमें जो भी इनके आस्की वैल्यूज़ होंगी ए और बी की, सपोज़ कर लें वो कोई भी वैल्यूज़ हैं, सपोज़ कर लें हम वो आगे हम देखेंगे मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स की जो मुख्तलिफ़ करैक्टर कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी मुख्तलिफ पूरा उनका चार्ट है कि मुख्तलिफ़ करैक्टर कॉन्स्टेंट की मुख्तलिफ आस्की वैल्यूज़ हैं। हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि ए की जो आस्की वैल्यू है वो 10 है ए करैक्टर कॉन्स्टेंट की, और जो बी की आस्की वैल्यू है वो 20 है। तो ये 10 और 20 एक्स और वाई हो गए, तो एक्स में 10 सेव हो गया और वाई में आस्की वैल्यू 20 सेव होगी बी की। तो जब हमने ए प्लस बी, तो वो अर्थमेटिक ऑपरेशन किन पे परफॉर्म हुए, इन 10 और 20 आस्की वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म हुए, करैक्टर्स के ऊपर परफॉर्म नहीं हुए। तो इसका जेड में हमारे पास क्या सेव हो जाएगा, 30 सेव हो जाएगा। जेड वेरिएबल को जो मेमोरी में जहाँ पे भी लोकेशन मिली होगी उसमें क्या हो जाएगा, 30 सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है इस पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो से हम इंटीजर्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज़ के ऊपर भी लगा सकते हैं और करैक्टर्स के ऊपर भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसकी मैं आपको अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ए की क्या वैल्यू है, अर्थमेटिक वैल्यू आस्की वैल्यू क्या है ए करैक्टर कांस्टेंट की, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखें 97 है ए करैक्टर कांस्टेंट की आस्की वैल्यू और 98 है बी करैक्टर की आस्की वैल्यू। तो एक्स में क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए, इसमें 97 सेव हुआ होगा, इसमें 98 सेव हुआ होगा। जब इन दोनों की एडिशन होगी तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो जी करैक्टर कांस्टेंट में सेव हो जाएगा। जो इन दोनों का रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास जी में, जब इन दोनों की एडिशन परफॉर्म होगी तो यहाँ पे 97 के ऊपर एडिशन होगी प्लस 98, ये दोनों ऐड होंगे, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो इसमें सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से हो रहा है। डी पॉइंट तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ई पॉइंट है इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या कहता है कि ई पॉइंट में आपको समझने की बात ये है कि जो हमने अज्यूम नहीं कर लेना कि ऑपरेटर्स पहले से प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल से मैं आपको ये समझा देता हूँ। सपोज कर लें सी डॉट डी डॉट बी एक्स वाई, तो ये हम ये यूजुअल
जो हम नॉर्मल फॉर्म में अर्थमेटिक स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इसमें देखें आप यहाँ पे बी के साथ अगर मल्टीप्लाई का निशान नहीं भी लगा हुआ तो हमको पता है यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। एक्स और वाई के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का निशान नहीं लगा हुआ तो हमको पता है कि ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का निशान है। तो हमने, लेकिन सी में ऐसा नहीं है। सी में आपने अज्यूम नहीं कर लेना कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो सी खुद से इसको परफॉर्म कर लेगी। आपने एक्सप्लिसिटली अलग से करके आपने तमाम के साथ जो है वो जहाँ पे जो निशान आ रहा होगा वो आपने वहाँ पे जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा वो आपने वहाँ पे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अब इसको अगर हम सी में लिखें तो सी में जब आप इसको सी मल्टीप्लाई बाई डी मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई नहीं लिखोगे तब तक ये करेक्ट नहीं होगा। तो ये अब सी में, तो आपने अज्यूम नहीं कर लेना कि पहले से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का निशान है तो इसको यहाँ पे सी में भी आप इस तरह लिख दोगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट नहीं होगा जब तक आप एक्सप्लिसिटली अलग से करके तमाम ऑपरेटर्स नहीं लगाओगे, तब तक ये ओके नहीं होगा। तो उम्मीद है इस पॉइंट की भी आपको समझ आ गई होगी, ई पॉइंट की, कि आपने ऑपरेटर्स, सारे ऑपरेटर्स जितने भी ऑपरेटर्स है सी स्टेटमेंट में, अर्थमेटिक स्टेटमेंट में यूज़ हो रहे होंगे, उनको आपने लाजमी लिखना है। अब एफ पॉइंट के हवाले से मैंने अपने पिछले लेक्चरों में डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सी में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई है, सी में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है। तो एक्सपोनेंशियल को हम ऑपरेटर, जो एक्सपोनेंशियल के लिए, एक्सपोनेंशियल परफॉर्म करने के लिए कोई भी ऑपरेटर नहीं दिया गया है सी में। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सी के लिए सी कैन नॉट परफॉर्म, देयर इज़ नो ऑपरेटर इन सी टू परफॉर्म एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन। इसको हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं? अगर हमने किसी दो नंबर्स के ऊपर एक्सपोनेंशियल परफॉर्म करनी है, एक्सपोनेंशियल, तो हमने क्या करना है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो ये जो अर्थमेटिक का जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन है, कोई ऑपरेटर नहीं दिया गया सी प्रोग्रामिंग में, तो उसको हम किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं? इस पावर फंक्शन के थ्रू। ये पावर फंक्शन, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, पावर क्या है, ये स्टैंडर्ड, ये जो पावर फंक्शन है पूरा, ये पावर जो पूरा फंक्शन है ये क्या है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। इसके ज़रिए हम क्या अचीव करेंगे? हमने अगर एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम इस पावर फंक्शन के ज़रिए अचीव करेंगे। अब इसमें होगा क्या, ये जो मैंने ये 3 की पावर 2, जो जब हम इसके अंदर 3.0 2.0 लिखा है तो 3 पावर का एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म होगा और रिज़ल्ट जो है वो ए में असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 करेंगे, 3 तो 3 3 9, तो 9 जो वैल्यू है वो ए में सेव हो जाएगी। अब इधर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि मैंने 3.0 और 2.0 लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पावर का फंक्शन है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ये सिर्फ ये रियल नंबर के साथ डील कर सकता है, इसके अलावा ये किसी नंबर्स के साथ ये डील नहीं। अगर आप इंटीजर वेरिएबल्स के साथ एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे होगे पावर फंक्शन के साथ, तो आप नहीं कर सकोगे। इसलिए हमने क्या किया है, 3.0 और 2.0 यूज़ किया है, क्योंकि ये जो पावर का फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म करता है रियल वेरिएबल्स के ऊपर, ना कि रियल वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ ये डील करता है, और किन के साथ ये डील नहीं करता है, ये इंटीजर वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के साथ ये डील नहीं करता है पावर का फंक्शन। इसको किस में डिफ़ाइन किया गया है? ऐश इंक्लूड मैथ डॉट एच में इसको डिफ़ाइन किया गया है, जो कि क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसके वजह से हम अपने फ्यूचर के लेक्चर में, जब हम फ्यूचर लेक्चर्स कर रहे होंगे, तो इनको बड़ी डिटेल में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को एक्सप्लेन करेंगे। अब मैंने तो ये सिर्फ आपको पावर का फंक्शन बता दिया है। अगर आप इस मैथमेटिकल जो एक्सप्लोर करना चाहते हो, कौन कौन से और मैथ डॉट एच में फंक्शंस डिफाइन है, तो आप इनको खुद से देख सकते हो। एब्सोल्यूट का फंक्शन को देख सकते हो, स्क्वायर रूट का फंक्शन इसमें डिफाइन हुआ है, ये किस तरह काम करता है। साइन के फंक्शन को देख सकते हो, कॉस का फंक्शन इस मैथ डॉट एच में डिफाइन है, टैन का फंक्शन। तो इन तमाम फंक्शंस को आप देख सकते हो कि ये किस तरह, ये आप पर है कि आप इनको देखना है कि ये मैथ डॉट एच में ये जो फंक्शंस हैं ये किस तरह से काम कर रहे हैं, ये किस तरह से डिफ़ाइन हुए हैं, और इनको अगर हमें अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है तो इनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तो आपको समझ आ गई होगी कि पावर फंक्शंस को अगर हमने अपने
प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है। तो जिस तरह हमने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इस्तेमाल किया था प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को, इसी तरह हमने पावर को भी अगर अपने प्रोग्राम में प्रॉपर तरीके से पावर फंक्शन से काम लेना है तो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मैथ डॉट एच का लाजमी इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है यहाँ तक फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी। हम इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। हमने सी स्टेटमेंट्स को पढ़ा। हमने कहा कि सी प्रोग्राम में क्या होता है, सी प्रोग्राम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं और कुछ भी नहीं होता है। तो हमने क्या कहा कि 3 टाइप की सी स्टेटमेंट्स होती हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हमने टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस को देखा कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं और उनमें किस तरह से हम जो उनसे अगर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएंगी और किस तरह से हम उनको लिखेंगे तो वो करेक्ट होंगी। इसके हवाले से हमने डिस्कशन की। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के हवाले से हमने डिटेल डिस्कशन की कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं और किस तरह से नहीं लिख सकते हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अभी तक हमने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को भी डिस्कस कर लिया, पूरी डिटेल में हमने इनको डिस्कस किया। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो अगर मेरी किसी जगह पे मुझसे गलती रह गई है समझाने में तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसके क्यूरी को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब जब हम फ्यूचर अगले लेक्चर में हम देखेंगे इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किस तरह से कर सकते हैं इंटीजर और फ्लोट कन्वर्जन्स को। तो तब के लिए फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़।